बीएसपी रुकन पार्लिमान दानिश अली ने लोकसभा में जो है हुजूमी तशद्दुद का मामला उठाया है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि क्या हुजूमी तशद्दुद पर नकील कसने के लिए सरकार कोई ठोस कानून बनाने जा रही है। देश के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र पर हमला हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। हम लोग यहाँ आए हैं माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र के माध्यम से यहाँ आए हैं। अगर इस देश में लोकतंत्र भीड़ तंत्र के माध्यम से खत्म हो जाएगा तो ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपना सवाल मैं अपना सवाल माननीय अध्यक्ष जी जो मैंने लिख के दिया है वहीं पर आ रहा हूँ, वही सवाल आप भूमिका मत बांधिए। मेरे से पहले सांसद ने मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाउस शांत है। मैं आपसे सिर्फ आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ ये कहना पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से देश के विभिन्न हिस्सों में मॉब लिंचिंग हो रही है, देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे 2018 में जो है फैसला दिया है कानून बनाने के लिए मॉब लिंचिंग के खिलाफ। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, लोकसभा के उपनेता मौजूद है कि सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के तहत मॉब लिंचिंग के खिलाफ कोई कानून बनाने वाली है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनूप बराह रास्त इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरह से दानिश अली ने लोकसभा में सवाल उठाया है हुजूमी तशद्दुद को लेकर के कि क्या सरकार कोई ठोस कानून उठाने जा रही है, बनाने जा रही है हुजूमी तशद्दुद को लेकर, वाज़ेह सवाल है और जाहिर सी बात है हर कोई इस सवाल को पूछ रहा है। तो क्या रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है जिस तरह से दानिश अली ने ये मसला जो है लोकसभा में उठाया है? दानिश अली बीएसपी से सांसद हैं। लोकसभा के शून्यकाल में आज मॉब लिंचिंग के मसले को उन्होंने बहुत ही तरीके से उठाया। उन्होंने साफ तौर से सरकार से सवाल किया कि जिस तरीके से पूरे देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है, जिस तरह से लोग मार दिए जा रहे हैं, इसको लेकर सरकार क्या कोई आगे कड़े कदम उठाने जा रही है, क्या कोई कड़े कानून बनाने जा रही है। देखिए, आपको बता दूं कि ये सवाल पहली मर्तबा नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार विपक्ष के सांसदों ने इस मसले को उठाया है सदन के पटल पर, और सरकार ने साफ तौर से कहा है कि मॉब लिंचिंग की घटना को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और जहां पे भी इस तरह की घटना घटी है वहां पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है, उसमें किसी तरीके से ढिलाई नहीं बरती गई है। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से घटनाएं घट रही है ये थमने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि आज दानिश अली ने भी इस मसले को लोकसभा के शून्यकाल में उठाया है। सरकार इस बार भी कह रही है कि इस तरह की घटना जहां पर भी होती है उसको लेकर कानून स्वतंत्र है और कानून अपने तरीके से कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। जी, तो क्योंकि लोकसभा में ये मामले को उठाया गया है, उन्होंने सवाल भी किया, उसके जवाब में क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं सरकार की जानिब से खास तौर से? देखिए, मैं वही कह रहा था कि इससे पहले भी कई मर्तबा विपक्ष के नेताओं के तरफ से मॉब लिंचिंग के मसले को सदन में उठाया गया है। सरकार साफ तौर से कह रही है कि इस तरह की जो भी घटनाएं देश के कहीं पे भी होती है उसको लेकर कानून अपने तरीके से कार्रवाई करती है। कानून स्वतंत्र है इस मसले पर कार्रवाई करने को लेकर के। सरकार डेटा भी पेश करती है कि कितनी कार्रवाई अब तक हुई है, कितने लोगों को सजा इस मसले पर हुई है, और किसी तरीके से जस्टिफाई सरकार नहीं करती है। ये कभी भी सरकार की तरफ से नहीं कहा गया कि ये जायज कार्रवाई थी या इसमें किसी का समर्थन था। सरकार की तरफ से हर बार ये कहा गया है कि इस तरह की घटना होती है तो इस पर कार्रवाई की जाती है, और जो इसका समर्थन करते हैं उस पर भी दोष मढ़कर उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन अनूप, जिस तरह से सरकार जो है लगातार कह रही है कि हुजूमी तशद्दुद के मामलों को जो है सख्ती से उनको देखा जाएगा, उन पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि लगातार जो है इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मरकजी हुकूमत के अलावा रियासती हुकूमतें जो है उन पर भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो क्या उनको रियासती हुकूमतों को मरकज़ की जानिब से कोई गाइडलाइंस मिलती हैं कि किस तरह से इन मामलों से निपटा जाए और कार्रवाई हो ताकि इन मामलों पर रोकथाम लग सके?
देखिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का मसला है वो राज्य सरकार के अधीन आता है, उसमें डायरेक्ट केंद्र सरकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। केंद्र सरकार जरूर राज्य सरकारों से कहती है कि इस तरह की कार्रवाई अगर हो रही है तो उसके रोकथाम को लेकर जो भी कार्रवाई उचित हो उसको करना चाहिए। और केंद्र सरकार की तरफ से साफ संदेश है सभी राज्यों को कि अगर इस तरह की कार्रवाई देखी जाती है, इस तरह की मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती है, तो उसमें राज्य सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो किस तरह के रंग से है, वो किस तरह की जाति से है, किस तरह के धर्म से है, इसको ना देखे। अगर मॉब लिंचिंग की घटना जो है वो किसी भी तरीके से इस सभ्य समाज में सही नहीं ठहराया जा सकता है, ऐसे में उस घटना को लेकर जो भी दोषी है कानून के तहत उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार साफ तौर से संदेश है कि इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल अनूप, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। गौरक्षा के नाम पर हो रहे हुजूमी तशद्दुद को लेकर के योगी हुकूमत काफी फिक्रमंद नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का मजबूत बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गायों की तिजारत करने वालों का तहफ्फुज जरूरी है। उनका कहना है कि इस ज़िम्न में गायों के ताजरों को गौ सेवा आयोग की जानिब से शिनाख्ती कार्ड मिलना चाहिए। आए दिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखने को मिलती हैं और ये घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी पे को कंट्रोल में रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ नियम बनाए हैं। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी जी मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि जो नियम है उससे मॉब लिंचिंग को रोका जा सकता है? देखिए, मुझे मालूम नहीं है उन्होंने क्या नियम बनाए हैं, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लिंचिंग के वाकयात ना हो, कानून कोई अपने हाथों में न ले। लेकिन लिंचिंग के होने की बड़ी वजह योगी जी ने जो जिंदगी भर बयानात दिए हैं उसका नतीजा लिंचिंग है। आज वो भले ही मुख्यमंत्री हो, लेकिन जिस तरीके के बयानात वो देते रहे हैं उसका यही नतीजा निकलना था। अगर आप नफरत की राजनीति करेंगे, देश में नफरत फैलाएंगे, तो लोगों के अंदर नफरत का यही नतीजा होगा और यही लिंचिंग होता रहेगा। अगर उन्होंने ऐसे कुछ कानून बनाए हैं जिससे लिंचिंग रुक सके तो बहुत अच्छी बात है। सर, आपको क्या लगता है कि मॉब लिंचिंग रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सबसे बड़ा कदम ये है कि जिस तरीके के बयानात भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं उनको बंद करना चाहिए। इस देश के अंदर नफरत की राजनीति बहुत दिन नहीं चल सकती है। ये देश मोहब्बत के लिए जाना जाता है। जब तक आप तमाम समुदाय के अंदर मोहब्बत की बात नहीं करेंगे, बजाय उनको तोड़ने के, लिंचिंग खुद अपने आप रुक जाएगी। अच्छा, आपको लगता है कि अभी कुछ दिन पहले जब तरवेज का मामला हुआ या मथुरा में रहने वाले भारत का मामला हुआ, तो इस तरीके के जो मामले आते हैं सामने, तब सिर्फ नेता से बयानबाजी करते हैं। ऐसा क्या किया जाए कि आने वाले समय में चाहे भारत हो या तरवेज हो, इस तरीके की घटनाएं ना हो? देखिए, लिंचिंग के मामला यूनाइटेड नेशंस के अंदर उठे हैं। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री से कहा है और पूरी दुनिया में इसका एजिटेशन हुआ है। एक तो सरकार को यह एहसास होना चाहिए कि इस तरीके के वाकयात से पूरी दुनिया में हमारे देश की इज्जत में कमी आ रही है। दूसरा, जिम्मेदारी सरकार की है। सरकारी लोग अगर इस तरीके के उत्तेजित बयानात नहीं देंगे, बयानबाजी कम हो तो नहीं, अगर हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात नहीं करेंगे, तो ये अपने आप रुक जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी उन नेताओं पर है जो इस तरीके के बयानात देते हैं। शुक्रिया सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। सुना आपने, थे राशिद अलवी, जिनका साफ कहना था कि नेताओं को अपनी ज़बान पे लगाम रखनी चाहिए और जिस तरीके की बयानबाजी वो अब तक देते आए हैं, अगर वो बयानबाजी कम करेंगे तो मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं वो कम होंगी। कैमरा पर्सन दीपक बिस्ट के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताएं, सीबीआई की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बड़े पैमाने पर तलाशी जारी है। 19
रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तलाशी मुहिम इस वक्त सीबीआई के जरिए जारी है। सीबीआई ने बदनवानी, मुजरिमाना किरदार और आर्म्स स्मगलिंग के मामले दर्ज किए हैं। एजेंसी ने 30 मामले दर्ज किए हैं और इस वक्त 19 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तलाशी मुहिम जारी है। सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने बदनवानी, मुजरिमाना किरदार और आर्म्स स्मगलिंग के जरिए ये मुकदमे दर्ज किए। 30 मुकदमे सीबीआई ने दर्ज किए हैं। 19 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तलाशी मुहिम इस वक्त सीबीआई के जरिए जारी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त जुड़ चुके हैं। शंकर, आपसे जानना चाहूंगी, सीबीआई इस वक्त 19 रियासतों में जो है तलाशी लगातार जारी है, बदनवानी और कई सारे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कहां पे ये जो है तलाशी मुहिम जारी है और किन किन जगहों पर इस वक्त सीबीआई जो है छापेमारी कर रही है? तकरीबन 110 लोकेशन हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है और ये 110 लोकेशन जो है 19 राज्यों में से 110 लोकेशन है जहाँ पे छापेमारी कर रही है। और 30 जो नए एफआईआर सीबीआई ने रजिस्टर किए हैं भ्रष्टाचार से संबंधित मामले, उसी मामले में ये छापेमारी चल रही है। हालांकि कुछ दिनों पहले बैंकिंग फ्रॉड के मामले में कई केसेस को दर्ज किया गया था और उसके बाद तकरीबन 13 राज्यों में छापेमारी की गई थी। और उसके बाद सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 30 से ज्यादा नए एफआईआर रजिस्टर किया है, जिसमें कि आर्म्स डीलिंग से संबंधित और उससे संबंधित भ्रष्टाचार के मामले को दर्ज किया गया है। और उसके बाद इसी मामले में छापेमारी की जा रही है, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इसके साथ ही बिहार और कुछ अन्य राज्यों में बाकायदा छापेमारी की जा रही है। इतना तो स्पष्ट है कि 19 राज्यों में छापेमारी की जा रही है, लेकिन इसमें कौन कौन से वो मामले हैं जो जिसके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है, तो उसका उस केस की अभी डिटेल नहीं दी जा रही, क्योंकि जब छापेमारी चल रही होती है तो लोकेशन बताना तो सीबीआई के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब जांच चल रहा होता है और मौके पे छापेमारी चल रही होती है तो उस जगह पे बताने के थोड़ा सा उसके इन्वेस्टिगेशन में उसका असर पड़ता है। इसलिए उन तमाम लोकेशन की विस्तृत जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन सीबीआई के हमारे सोर्स जो है इस मामले की पुख्ता तस्दीक कर चुके हैं, बता चुके हैं कि इन 110 से ज्यादा लोकेशन पे छापेमारी चल रही है। और ये इस मामले में जल्द ही अभी तक जो छापेमारी हुई है, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूतों को इकट्ठा किया गया है। जी शंकर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या इस कार्रवाई में कोई गिरफ्तारियां भी अभी तक हुई है? कौन कौन से नाम जो है इस पूरी कार्रवाई में अभी तक सामने आए हैं? देखिए, इस मामले में अभी सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है। आज सुबह में तकरीबन 5 बजे पूरी सीबीआई की टीम मौके पे पहुंच गई थी। उसके बाद जो तमाम जो आरोपी से जुड़े हुए लोकेशन से छापेमारी कर रही है। इस मामले में गिरफ्तारी अभी किसी की नहीं हुई है। अभी इस मामले में पहले छापेमारी होगी, छापेमारी के बाद जो तमाम सबूत इकट्ठा किए जाएंगे और तमाम जो भी दस्तावेज होंगे उसको खंगाला जाएगा। उसके बाद जो आरोप बनता है उसके बाद आरोपियों को पूछताछ का नोटिस भेजा जाएगा। उसके बाद पूछताछ के बाद अगर सीबीआई को लगता है कि इस मामले में ये आरोपी सिद्ध हो रहे हैं, उसके बाद गिरफ्तारी करती है। तो अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो जो एक पुलिसिंग और एक सीबीआई में बहुत अंतर देखा जाता है, और वो अंतर यही होता है कि सीबीआई तमाम मामलों की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब तमाम सबूत इकट्ठा हो जाता है उसके बाद ही गिरफ्तारी करती है। निश्चित तौर पर इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी होंगी, लेकिन अभी कुछ वक्त लगेगा। तकरीबन महीना 2 महीने के अंदर में इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती है। जी बिल्कुल शंकर, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। एक और बड़ी खबर जो कि कर्नाटक से है। कांग्रेस लीडर रोशन बेग ने इस्तीफा दे दिया है। असेंबली की रुकनियत से रोशन बेग ने इस्तीफा दे दिया है। स्पीकर रमेश कुमार को उन्होंने इस्तीफा पेश कर दिया है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं रोशन बेग, जैसे कि पहले कयास आराइयां लगाई जा रही थी, रोशन बेग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं रोशन बेग। आपको बता दें कि कर्नाटक में सियासी घमासान जो है लगातार जारी है। ऐसे में रोशन बेग ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की काफी अहम खबर, असेंबली की रुकनियत से रोशन बेग ने इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक में सियासी घमासान लगातार जारी है। असेंबली की रुकनियत से लगातार जो है एमएलएज इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में एक और नाम जुड़ गया है रोशन बेग का, उन्होंने भी अब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। स्पीकर रमेश कुमार को उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। ऐसी कयास आराइयां हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं रोशन बेग।
पार्लियामेंट में वजारत दाखिला का जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बयान आया है। बयान में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के मौसर इक़दामात की वजह से सूरत हाल बेहतर हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दरअंदाजी में कमी आई है। दरअंदाजी में 43% तक की कमी आई है। वहीं मिलिटेंटों के हमले में 28% की कमी दर्ज की गई है, जबकि मिलिटेंसी में शामिल होने के वाकयात में 40% की कमी हुई है। दफा 370 और 35A के मामले पर वजारत दाखिला ने एक बार फिर गैर वाज़ेह जवाब दिया है। आपको बता दें, लोकसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से इस ज़िमन में पूछे गए सवाल पर वजारत दाखिला ने अपना जवाब दिया है। वजारत दाखिला ने कहा कि दफा 370 और 35A से जुड़े मामले अदालत में जेर समाअत हैं। फारूक अब्दुल्ला ने सवाल किया था कि क्या दफा 370 और 35A को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही है। वजारत दाखिला ने मज़कूरा दफात की तंसीख के ताल्लुक से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया है। आप देख रहे हैं संस्थाओं पे कब्जा करके एयर इंडिया की परवाजों में आब जमजम लाने के मामले को लेकर के एयर इंडिया ने अपनी सफाई पेश की है। इस ताल्लुक से एयर इंडिया ने ट्विटर पर माजरत करते हुए कहा कि एयर इंडिया की जिद्दा हैदराबाद मुंबई परवाज नंबर AI 1966 और जिद्दा से कोचिन के दरमियान चलने वाली परवाज AI 1964 पर हाजी आब जमजम ला सकेंगे। ख्याल रहे कि न्यूज़ 18 उर्दू से इस खबर को नश्र किया गया था, जिसके बाद एयर इंडिया ने छोटे जहाजों पर आब जमजम लाने की पाबंदी को हटा दिया और माफीनामा भी दर्ज किया। आपको बता दें नाजरीन कि एयर इंडिया ने कहा था कि उनकी छोटी परवाज़ों में आब जमजम लाने की जो है इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा था कि बड़ी परवाज़ों में आब जमजम लाने की इजाज़त होगी, पर छोटी एयर इंडिया की परवाज़ों में जगह की कमी की वजह से और तहफ़्फ़ुज़ की वजह से आब जमजम लाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसके बाद जब न्यूज़ 18 उर्दू ने इस खबर को नश्र किया तो अब एयर इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस पूरे मामले को लेकर वजाहत पेश की है। उन्होंने सफाई दी है कि एयर इंडिया की परवाज़ों में आब जमजम लाया जा सकेगा और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर के एयर इंडिया ने माफ़ी भी मांगी है। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान होने जा रहे मुकाबले से पहले हेमा मालिनी ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने टीम इंडिया के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया के खिलाड़ी जरूर कामयाब होंगे। हमारे साथ मथुरा के सांसद हेमा मालिनी, उनसे हम बात करते हैं। मैम, आज टीम इंडिया सेमीफाइनल खेलेगी, कैसे विश करती हैं उन्हें? I wish them good luck and then they play well and they are definitely playing very well. They are all very young, talented boys who will definitely bring name for our country. मैम, आप मथुरा में भी खेल को लेकर के एक बड़ा आयोजन करने वाली हैं, क्या कुछ है मैम? वो अभी वही बात कर रही थी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर से कि वहाँ पे लड़कों को बहुत शौक है खेल कूद के लिए, तो उनके लिए मैं मिनी स्टेडियम बना रही हूँ, 10 मिनी स्टेडियम इन 10 ब्लॉक में, ताकि वहाँ के गांव के बच्चों को भी खेलने के लिए जगह मिलेगी और उससे कभी कौन जाने कल बहुत बड़ा क्रिकेटर या फुटबॉल प्लेयर बने। सर प्रकाश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। नाज़रीन, जिस तरह से हम आपको लगातार खबर दे रहे हैं कि एयर इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये बात का बयान दिया है कि उन्होंने जो है अब एयर इंडिया की छोटी परवाज़ों पर भी आब जमजम लाने की इजाज़त दे दी है। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर माफ़ी भी मांगी है। हमारे साथ इस वक्त हज कमेटी के CEO मकसूद खान जुड़े हुए हैं। मकसूद खान, आपका न्यूज़ 18 उर्दू में खैर मकदम है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एयर इंडिया ने पहले जो है बयान जारी किया था कि जो एयर इंडिया की छोटी परवाज़ें हैं उन पर आब जमजम लाने की इजाज़त नहीं होगी, हालांकि बाद में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात को लेकर के माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन इस तरह की इनकन्वीनियंस पैदा करना ये कहाँ तक सही है? क्योंकि जहाँ तक हज की बात है, ये पूरा जो अरेंजमेंट है एक प्रोसीजर के तहत ही होता है, एक तयशुदा एग्रीमेंट के तहत ही सारा कुछ पहले से ही डिसाइडेड होता है। उसके बावजूद फिर एयरलाइंस का इस तरह से बयान देना और इनकन्वीनियंस पैदा करना, ये कहाँ तक सही है?
ये जो मामला था ये सिर्फ एयर इंडिया की 2 शेड्यूल फ्लाइट था जिसका उन्होंने नंबर भी मेंशन किया था, और वो जो जद्दा से हैदराबाद और जद्दा से कोची जाने वाली 2 ही फ्लाइट के बारे में उन्होंने कहा था कि ये हाजी भी उसमें जंगम नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन इमीडिएटली उन्होंने उसके बारे में अपना अपोलॉजी भी पेश किया है और लेटर भी जारी किया है कि ये विदिन जो उनका लगेज लिमिट है उसमें ये हाजी अपना जंगम भी ला सकते हैं। ये जो मामला था ये शेड्यूल फ्लाइट का मामला था, इसमें हाजियों का कोई जो हज कमेटी से जो हाजी जाते हैं चार्टर फ्लाइट से, इसके लिए कोई दुश्वारी ना पहले थी, ना अभी है, ना आगे रहेगी इसका। हमारा जो हज कमेटी का जो एयर इंडिया के साथ या दूसरे एयरलाइंस के साथ जो एग्रीमेंट होता है वो हर हाजी को अपने इमारतेशन पर पहुंचने के बाद 5 मीटर का जंगम वो खुद प्रोवाइड करते हैं, हाजी की तरफ से वो खुद ले आते हैं। प्राइवेट टूल्स से जो ऑफिस जाते हैं हाजी, उनका जंगम वो खुद वहाँ पर जगह पर खरीद कर अपने सामान के साथ उसमें डालते हैं। वो पहले एडिशनल दिया करते थे, एक हर हाजी पीछे एक जंगम का डब्बा। तो ये 2 फ्लाइट की उन्होंने कुछ मजबूरी रही होगी, वो नए टाइप के एयरक्राफ्ट थे, तो उसमें क्या है उन्होंने वेरीफाई किया। लेकिन मकसूद खान साहब, आगे इस तरह की इनकन्वीनियंस ना हो हाजियों को या और कोई दुश्वारियां ना हो, क्योंकि ऐन वक्त पे कुछ भी अगर इस तरह से इनकन्वीनियंस पैदा होती है तो हाजियों को काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी। इसके लिए हज कमेटी जो है क्या कुछ इकदाम करेगी? हमें जैसे ही वो सर्कुलर उनका हम तक आया तो हमने इमीडिएट जनरल मैनेजर से कहा कि क्योंकि हमारे हाजियों के साथ का मामला तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी हाजी का मामला है, तो उन्होंने उस पर इमीडिएट गौर किया और इमीडिएट उसको अपनी अपोलॉजाइज किया और उसको करेक्ट किया है। जो इनकन्वीनियंस हाजियों को हो सकता था वो वक्त से पहले ही टाल दिया था। जी बिल्कुल मकसूद खान साहब, बेहद शुक्रिया आपका। नाजरीन, न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।